नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और यूपी टेट ईवीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इसके पहले और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा है। तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? विकल्प आपके सामने हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। तो बात करें इस प्रश्न की, इसमें परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना यानी विचार मानचित्रण, ये सभी जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। विकल्प सी यहाँ पर यानी चारों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और इनके अनुसार यहाँ पर सही कथन बताना है। कूट दे दिया गया है। यहाँ पर मिजोरम में जो की जाने वाली झूम खेती है उसके विषय में निम्नलिखित कथन इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला तो ये दिया गया है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। यह विकल्प सही है झूम खेती के बारे में। इस भूमि पर उगने वाले बांस को, खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, इसको जलाकर इस पर खेती किया जाता है, ये भी सही है। और बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये नहीं है। और इसमें डी विकल्प की अगर बात करें, झूम खेती में एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसको हम ढूंढेंगे ए, बी और डी, और जो कि ये आपको मिलेंगे विकल्प बी में। तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो कौन सा कौशल नहीं है इसमें बताना है। विकल्प आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर जाएगा बी के साथ। निर्धारण नहीं है, जबकि पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आधारित कौशलों में इसको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निर्धारण को नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश में लाए गए थे? तो ये दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर अफ्रीका से। तो भारत में कॉफ़ी बीन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में जरूर देंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? चिड़ियाघर, बगीचे का फलोद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वनस्पति उद्यान। तो पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो यहाँ पर जो जब अवलोकन करेंगे तो यह सीखने के लिए सबसे जो है अच्छा बेस्ट तरीका रहेगा। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? विकल्प आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर आप लोग बताएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा पहलू जो होगा, महत्वपूर्ण होगा, वो होगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। जब हम उनको उससे जोड़कर पढ़ाएंगे तो वह जो है अच्छा रहेगा। यहाँ पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है?
साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी होती है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य प्रति रुपये लीटर में दिया गया है। 2007 जून में 47.74 और दिसंबर 2014 में 61.33 और डीजल का मूल्य दिया गया है प्रति लीटर रुपये में 35.21 और दिसंबर में दिया गया है 50.51। तो इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न का आंसर लगाना है। उपयुक्त तालिका के अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल और की अपेक्षा डीजल में वृद्धि प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इस पर चलता है। या फिर डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प यहाँ पर सही है आपको बताना है। विकल्प आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर अगर बात करें विकल्प सी में जो दिया गया है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर चलता है। और यहाँ पर बात करें डी की, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी और डी यह निष्कर्ष निकलता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर, यानी किसको छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या फिर अमूर्त से मूर्त। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर भी हमारा सही हो जाएगा, केवल डी अमूर्त से मूर्त की ओर। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा है एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान कराना है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प डी है वह बी में दिया गया है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका होता है फुल फॉर्म, ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों में संस्कृति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। और यहाँ पर जो 70 वाला प्रश्न है इसमें देखेंगे, इसमें डी विकल्प सही होगा, जिसमें यह जो है केवल बी और सी। बी में सरल से कठिन की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर, ये दोनों जो है मूर्त से अमूर्त हो यह नहीं होता है, स्थानीय से वैश्विक नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न इसका जो है विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संशोधित नहीं की गई। इसके लिए जो उपयुक्त कारण है यह जो है पर्यावरण अध्ययन के केवल 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो जानवर, मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी से विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? चावल, चंदन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मूंगफली के छिलके का पाउडर। तो मधुबनी जो है यह एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर चित्रकला है। यह बिहार के मधुबनी क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। और इसमें अगर आंसर की बात करें तो यह जो है चावल की लुगदी में विशेष रंगों, फूल, हल्दी, नील आदि को मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर जो है जो चावल वाला ऑप्शन है विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना,
जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या फिर रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो आम को जो है अधिक समय तक अगर संरक्षित रखना है तो उसे हम जो है अचार और पापड़ बनाकर जाड़े के लिए संरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें विकल्प की तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। एक प्रश्न हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसको थोड़ा देख लेंगे। मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताइए जहाँ पानी तेल से महंगा है। तो जो अबू धाबी है यूएई की राजधानी है यह जो है, और यहाँ पर जो है इसकी जो मुद्रा है दिरहम है, और यह जो है मरुस्थल में स्थित है जहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। यहाँ पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो विकल्प आप सभी के सामने हैं, आप लोग आंसर लगाएंगे। जो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं वह जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। केरल की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर जो है तिरुवनंतपुरम है क्या, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर या फिर बिहार। तो टैपिकोवा का नाम आपने सुना होगा। यह जो है टैपिकोवा, यह सीटेट का भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नारियल के तेल में पकी हुई पूछा जाए तो इसको आप लोग गोवा लगाएंगे, और सरसों के तेल में पूछा जाए तो आप लोग जगह का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो उसमें जो है दो आते हैं, जिसमें एक तो चूहा होता है और गिलहरी होती है। तो इसमें अगर हम बात करें आंसर की तो यहाँ पर जो है विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, विकल्प बी को लगाएंगे। गिलहरी जो है अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरती रहती है। चूहे भी इसमें आते हैं। तो दोनों ऑप्शन एक ही में दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे आंसर कौन सा आप लोगों ने लगाया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कोई किसान उर्वरकों की कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वह जो है नष्ट हो जाती है, या फिर मिट्टी जो है बंजर हो जाती है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बार बार उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, उर्वरा शक्ति उसकी क्षीण हो जाएगी। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो जो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाती है। यह प्रश्न सीटेट से जुड़ा हुआ है, यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये तो विकल्प कन्फर्म है, सही है इसमें, और आप लोग आंसर लगाएंगे इस प्रश्न का। अगर बात करें इसमें आंसर की तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये भी विकल्प सही है, बी विकल्प भी सही है, और इसमें इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो तीनों विकल्प जो है यह जो है हमारा जो है डी विकल्प में दिया गया है। इस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा डी सही हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह जो है अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह विकल्प गलत है क्योंकि यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी युग कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव के नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 से मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी
1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? लगभग में इसका आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए दोनों स्टेशनों के बीच का जो लगा समय है उसको आपको निकालना पड़ेगा। 7:45 ये है, मडगांव से चली है और कब पहुंची है? 4:45 पे। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, समय है, उसको आप अगर निकालेंगे 7:45 से 4:45, तो इसका अंतर आएगा 21 घंटे। कितना? 21 घंटे का समय लगा है। अब इसको जो है चाल बराबर हम लोग दूरी बट्टे समय में लगा देंगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय में। तो 1140 इसकी दूरी है और समय इसका निकाले हैं हम लोग 21। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले तो इसको देखेंगे ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगी। 21 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह जो है 5 बार में जाएगा। 21 पच्चे 105, 21 पच्चे 105 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 14 है, 9 बचेगा और यहाँ पर जो है 0 दिया गया है। 9 21 चौको कितना होगा? 84। तो लगभग यह जो है 54 के पास आएगा। 54 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड चाल से चल रही है। यहाँ पर जो है हमारा जो विकल्प सही होगा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले वह किधर जाएगा? पहले पूर्व दिशा से में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, या फिर दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा, या फिर दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में जाएगा, या दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में जाएगा? तो नई दिल्ली में जो रहने वाला व्यक्ति है वह अगर दिल्ली से भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाना चाहता है तो उसे जो है दक्षिण दिशा में जाना होगा। और यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो देखेंगे पहले दक्षिण दिशा दोनों विकल्प में दिया गया सी और डी, और दक्षिण दिशा से जाने के बाद उसे फिर से पूर्व दिशा में जाना होगा। पूर्व दिशा में जाना होगा क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से झारखंड रांची कहाँ है? पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए उसको दक्षिण से पूर्व जाना होगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, केचुआ और सांप। तो छिपकली अंडे देती है, गौरैया अंडे देती है, कछुआ नहीं है, ये कछुआ है। तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, कछुआ। अब केचुआ मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो है सांप, ये सभी जो है अंडे देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सभी जहरीले तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि ए ही सही है। सभी लोग अंडे देते हैं, इसे अंड्यूज कहते हैं। और जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट, स्क्रीन पर आपको दिया गया है विकल्प। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो है प्राथमिक स्तर पर यह जो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका को जलभाव के विषय में अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से आंकने के लिए यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल का बचत कैसे प्रारंभ की है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है,
सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह जो है सुंदरलाल, इसमें जो है जो आंदोलन है यह पेड़ों की सुरक्षा के लिए किया गया था, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, काटने से रोकने के लिए किया गया था। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक प्रयुक्त नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में स्मरण रखना संकेत युक्त नहीं है। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? तो सरसों आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है और उसको छोटे जब पौधे होते हैं तो उसको साग के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, हरे सब्जी के रूप में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट। कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो जो कांसा होता है यह जो है, जिसको हम ब्रांच के नाम से जानते हैं, यह एक मिश्र धातु है जो कापर, जिसमें कापर की मात्रा कितनी होती है ये भी आप लोग जान लेंगे। Cu से कापर होता है, कापर की मात्रा होती है 78%, टिन की मात्रा होती है Sn, इसकी जो मात्रा होती है 22% होती है। तो इसमें अगर हम बात करें विकल्प की, तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो है बी विकल्प, यहाँ पे कूट भी दिया गया है, तो चलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा, बी और सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो यहाँ पर जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग जो हैं, जिसमें चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया आते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर पर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या होगी? आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। विकल्प आपके सामने है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोग जानते भी हैं, यहाँ पर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर का मान यहाँ पर दिया गया है 110 मीटर। तो आपको बताना है कि अगर दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी गई है, तो जो उसकी दूरी होगी वह कितनी होगी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1000 मीटर, इसको अगर हम 110 से गुणा करें 9.7 से, तो ये हो जाएगा 1067 और इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1.067 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो इसका जो विकल्प सही होगा ए सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।